अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसमें सबसे अधिक होती है सिरेमिक की होती है। इसकी वैल्यू लगभग 1 से लेके 5000 के बीच हो सकती है। ऑयल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है 2 से लेके 6 के बीच में। ग्लास की हो सकती है 4 से लेके 8 के बीच में। वैक्यूम की वैल्यू होती है, वैक्यूम या एयर की वैल्यू होती है डायल 1। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम एप्सिलॉन आर या के से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेंज होता है वह होता है 1 या 1 से ग्रेटर देन होगा और इनफाइनाइट से कम होगा। तो एक तो किसकी वैल्यू होती है, एयर या वैक्यूम की वैल्यू 1 होती है। इनफाइनाइट किसकी होती है, मेटल की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और अगर वाटर की पूछा तो वाटर की वैल्यू होती है 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैस इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो ई की वैल्यू हमको गिवन है इतना। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गैस एट एनटीपी इज एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमको ये गिवन है। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम ऑफ गैस विल बी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसका, पी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर -1 इंटू ई। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमको 1.00074 -1 और ई की वैल्यू हमको गिवन है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो ये तो हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, ईच एटम के लिए डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ईच एटम के लिए कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इनटू आवोगाद्रो संख्या या नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इतने हो जाएंगे। तो अगर हमको ईच एटम के लिए निकालना है तो इसको हम V से डिवाइड कर लेंगे और N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT होता है। N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, PV अपॉन RT। तो N की जगह क्या आ जाएगा, PV NA अपॉन RT V। तो V से V कट जाएगा और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो P होता है उसकी वैल्यू 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यह किसके इक्वल होता है, 1.002 इंटू 10⁵ पास्कल। और टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 293 केल्विन आ जाएगा। और Na आवोगाद्रो संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। आर की वैल्यू कितना होता है, 8.31। अगर हम इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करें और उसको इससे डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ एटम को P से अगर पोल
पी से डिवाइड कर दें, डायपोल मोमेंट से डिवाइड कर दें, तो हमको ईच एटम का डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो अगर इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 7.28 इंटू 10⁻⁻37 कूलाम मीटर आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसके लिए हम यह जानते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी रेक्टेंगुलर लूप को रखेंगे, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को रखेंगे, तो उसमें जो टॉर्क लगता है, टॉर्क कितना हो जाता है, NIAB साइन थीटा हो जाता है। तो जो इसमें NIA होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो डायपोल मोमेंट किस किस पर डिपेंड करता है, नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स करंट पर, करंट इन अ लूप, जो करंट लूप में करंट फ्लो हो रही है, और नंबर 3 एरिया ऑफ द लूप, जो एरिया है इस लूप का, इस रेक्टेंगुलर एरिया है। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है डायपोल मोमेंट, शेप ऑफ द लूप पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंडक्टर हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन सॉर्ट ऑन द कंडक्टर। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए होंगे पॉजिटिव चार्ज इतना बनने के लिए। तो हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। Q हमको गिवन है 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। N की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो E क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे ये कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा दोनों, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा इसको, N इक्वल टू 12। तो 12 इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, या 12 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9E and plus E are kept at a distance r from each other, where we should kept the third point charge Q from 9E charge on the line joining the above two charges so that it may be equilibrium। तो दो चार्ज 9E और E हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितना है, r है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो इनके बीच में एक चार्ज हम क्या रख रहे हैं, Q चार्ज रख रहे हैं, इनके बीच में एक चार्ज हमने Q रख दिया। तो इस चार्ज को हम इस 9E से कितने डिस्टेंस पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहें, तीनों चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में रहें। तो हमने मान लिया कि 9E और Q के बीच की डिस्टेंस x है। हमको क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और टोटल डिस्टेंस r है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस x हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, फोर्स आपस में इक्वल होंगे, फोर्स 9E और Q का फोर्स इक्वल हो जाएगा, कूलाम फोर्स F Q इन Q और E का। तो कूलाम फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की जगह यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की जगह क्या हो जाएगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा यहाँ पर, तो हमको यहाँ पे मिलेगा E से E भी कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 9
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ 9 का √3 हो जाएगा और यहाँ आर माइनस एक्स बच जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r माइनस 3x। तो हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू आ जाएगा 3r/4 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी आर चार्ज्ड simultaneously to the potential of 10 volt. If all the drop combine to form a single drop, what will be the potential of bigger drop? Assume drop to be spherical. तो इसमें जो 27 आइडेंटिकल ड्रॉप हैं मरकरी के, उनको हमने किस में चेंज किया है, एक सिंगल बिगर ड्रॉप में चेंज किया है। तो पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा ये हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा वो निकालना है। Q इक्वल टू सी वी होता है और जो भी ये चार्ज जो स्पेरिकल ड्रॉप है इसमें जो चार्ज है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक कैपेसिटर पे, कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है, एक वी पर। वी हमको फाइंड करना है, कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा वो हम पहले देखते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, सी, कैपेसिटेंस सी होता है किसके लिए, स्पेयर के लिए। स्पेयर के लिए कैपेसिटेंस होता है 4πε0 आर। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, आर पर। तो हम पहले आर पर तो रेडियस पर कितना चेंज आएगा, जो 27 वॉल्यूम सेम रहेगा, 27 स्पेयर हैं उनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा एक जो बड़ा स्पेयर है उसके वॉल्यूम के। तो 4/3π 4/3π कट जाएगा, 3r इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमको जो बड़ा स्पेयर है उसका रेडियस किसके इक्वल है, स्मॉल रेडियस के 3 टाइम है। तो इसका मतलब जो सी कैपेसिटर होगा वो भी 3 टाइम होगा स्मॉल कैपेसिटर के, स्मॉल कैपेसिटर का 3 टाइम हो जाएगा जो बड़ा स्पेयर होगा। तो इसमें आगे क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो सेम है। तो 27 स्पेयर का चार्ज कितना हो जाएगा, 27 सी वी इक्वल टू हो जाएगा, अब जो बड़ा स्पेयर है उसका कैपेसिटेंस 3C है इंटू वी। अब ये वैल्यू हमको पोटेंशियल हमको 10 वोल्ट गिवन है, ये कितना गिवन है, 10 वोल्ट। 27C इंटू 10 इक्वल टू 3C इंटू वी। तो C से C कट जाएगा, 3 से 27 9 बार कटेगा तो V इक्वल टू आ जाएगा 90 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू Q are placed along x axis at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4 and x equal to 8 and so on. The potential at the point x equal to 0 due to this set of charges. हमने जो इक्वल चार्जेस हैं उनको कहाँ कहाँ पर रखा है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 8 पर। और पोटेंशियल फाइंड करना है हमने यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू कितना होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है। अब यहाँ पे चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस क्यू अपॉन 4 प्लस क्यू अपॉन 8। तो ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। तो क्या हो जाएगा, अगर क्यू को हम बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 1/1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। तो ये इस सीरीज में एक तरीके से आगे को बढ़ते जा रहा है, और इस सीरीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्री सीरीज बोलते हैं। इसमें ए आर स्क्वायर इस फॉर्म में यह आगे को बढ़ते जाता है। तो इसमें जो सीरीज का सम होता है वो होता है A/1 माइनस आर होता है। और ए क्या है इसमें, जो फर्स्ट टर्म है। आर क्या होता है, आर होता है AR/, ए को डिवाइड करेंगे हम, तो AR कितना है इसमें 1/2 है। 1/2 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू भी 1/2 आ रही। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1 है, ए की वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा ये 1/1 माइनस 1/2। तो कितना आ जाएगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट of the capacitor. The battery is not disconnected. The potential difference between the plate. तो अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर हम कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उस केस में जो चार्ज है वो सेम रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन स्टडी स्टेट इन एडजॉइनिंग डायग्राम। तो स्टडी स्टेट की कंडीशन क्या होती है, इस स्टडी स्टेट में जो कैपेसिटर है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर क्या होता है, किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह। तो ओपन सर्किट में जो स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। जबकि जो इंडक्टर है वो स्टडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो हो जाता है और रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाता है। तो हम इसमें कैपेसिटर जुड़ा है हमारे इस सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट ज़ीरो हो जाएगी और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए, अगर करंट ज़ीरो है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो, 20 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो 100 वोल्ट यहाँ पे भी हमको मिलेगा और ज़ीरो यहाँ पर मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी 100 वोल्ट मिल जाएगा हमको। वही चीज़ एफ पर भी हमको 100 वोल्ट मिल जाएगा।
तो अगर हमको ए और बी के बीच वी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो इक्वल हो जाएगा वी एफ और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अब हम एफ और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वही हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा। अब इस डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसमें 3 और 3 माइक्रोफैरेड पैरेलल में है, 1 और 1 पैरेलल में है। तो अगर हम 3 और 3 को पैरेलल में जोड़ेंगे और 1 और 1 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट प्लस हो जाता है। पैरेलल में डायरेक्ट प्लस होके 6 माइक्रोफैरेड बना देगा और 1 कितना बना देगा, 2 माइक्रोफैरेड बना देगा। अब टोटल कितना चार्ज होगा पहले ये निकालना पड़ेगा हमको। टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। टोटल कितना चार्ज आ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास, Q इक्वल टू C कितना है। अगर हम 6 और 2 को सीरीज में जोड़ेंगे, 6 और 2 को सीरीज में जोड़ेंगे इंटू पोटेंशियल कितना है, 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 150 माइक्रोकूलाम। 150 माइक्रोकूलाम टोटल चार्ज है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू निकालनी है तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 हो जाएगा। तो Q कितना आया हमारा, 150 तो Q हमारे पास 150 माइक्रोकूलाम आ गया और C1 कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोकूलाम। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड है। तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा और 6 से अगर हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 25 वोल्ट आ गया V1 इक्वल टू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरेड चार्ज टू 500 volt is connected to parallel with another capacitor of 10 microfarad charge to 200 volt. Common potential is, तो इसमें क्या है, एक कैपेसिटर है, उस पर कितना कैपेसिटेंस है, 20 माइक्रोफैरेड, और दूसरा कैपेसिटर है वो पैरेलल कनेक्ट है, 10 माइक्रोफैरेड, और उस पर वोल्ट कितना है, इस पर 500 वोल्ट है, इस पर कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो हमको इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है इसमें, कॉमन पोटेंशियल। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज आ रहा है, Q चार्ज आ रहा है और यहाँ Q1 चले जा रहा है ऊपर और यहाँ Q2। तो हो क्या जाएगा इसमें, Q इक्वल किसके हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा। तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा C हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट। तो 20 और 10 को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। इनटू V हमको फाइंड करना है। C1 की वैल्यू हमारे पास है 20 माइक्रोफैरेड और V1 कितना है, 500। C2 की वैल्यू हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड है और V कितना है उसमें, 200 वोल्ट है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0 से 0 कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा ये। तो बचा कितना यहाँ पे, 3V इक्वल टू हो गया ये 1000 प्लस 200। तो V इक्वल टू आ जाएगा 400 वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज इतना। मीन फ्री पाथ हमको 4 × 10⁻⁸ मीटर गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको। W की वैल्यू गिवन है और लेंथ L गिवन है हमको, ये गिवन है। W हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। W इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू होता है Q इंटू V होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के केस में E इंटू V हो जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब आएगा? जब V इक्वल टू 1 वोल्ट होगा। V इक्वल टू 1 वोल्ट होगा तो W इक्वल टू हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। तो V की वैल्यू हमारे पास 1 वोल्ट आ गई। और E इक्वल टू क्या होता है? V/L होता है। E इक्वल टू V/L होता है। V की वैल्यू हमको 1 गिवन है। L की वैल्यू हमको 4 × 10⁻⁸ मीटर गिवन है। 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁷ लिख सकते हैं हम इसको। 2.5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट द रेजिस्टेंस आर इज वेरिएबल। रेजिस्टेंस आर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इफ़ आर इक्वल टू एफ इंटू आर द हीट जनरेशन इन आर इज़ मैक्सिमम देन द वैल्यू ऑफ एफ़। तो एफ़ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यदि हीट जनरेशन मैक्सिमम हो तो इसमें हीट वाला फार्मूला लगेगा। हीट का फार्मूला है H इक्वल टू होता है I² R। H इक्वल टू क्या होता है? I² R होता है। I की वैल्यू सबसे पहले हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें R की वैल्यू तो R यही है। I की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसमें हम dH/dt इक्वल टू 0 मैक्सिमम हीट जनरेशन के लिए, मैक्सिमम हीट जनरेशन के लिए dH/dt की वैल्यू 0 करेंगे। इससे हमको R की वैल्यू मिलेगी। R की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? R/2 मिलेगा। R की वैल्यू R/2 मिलेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? R इक्वल टू स्मॉल f इंटू R गिवन है। तो R से R कटेगा तो F इक्वल टू हमको 1/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। तो I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? R प्लस R और ये स्मॉल r, ये पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? ये R इंटू स्मॉल r प्लस R। टोटल रेजिस्टेंस इतना आ गया। तो I कितना आ जाएगा? I इक्वल टू क्या होता है? V/R। टोटल करंट इतना आ गया हमारे पास। लेकिन हमको करंट कहाँ पे निकालना है? ये स्मॉल r के लिए निकालना है। तो स्मॉल r के लिए कितना आ जाएगा? I इक्वल टू V/R। ये तो टोटल करंट आ गया। इनटू क्या हो जाएगा? अगर हमने स्मॉल I2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल R/R प्लस R। ये करंट आ जाएगा हमारा I2 के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? H इक्वल टू हो जाएगा V/R प्लस 2R/R प्लस R इंटू R/R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। अगर इसको सॉल्व करना है, हमने इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद dH/dt इक्वल टू 0 करेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2 आएगा। उसकी वैल्यू हमको ये गिवन था। तो राइट आंसर 1/2 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अ 10 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड अ 15 वोल्ट बैटरी with internal resistance 0.6 ohm are connected in parallel to a voltmeter. The reading in the voltmeter भी, तो वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग आएगी ये बताना है हमको। तो शुरू में हम देखते हैं दोनों बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या हो जाएगा ये, अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे और करंट आई फ्लो हो रही है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू आई प्लस 0.6 आई। तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 आई। तो आई इक्वल टू आई करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 50/16 या 25/8 करंट की वैल्यू आ गई। तो अब हमको इस पर वोल्ट मीटर में रीडिंग निकालनी है। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग V इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस आई आर हो जाएगा। तो V हमारे पास है, ये V हमको फाइंड करना है। E की वैल्यू 15 वोल्ट है माइनस आई की वैल्यू 25/8, आर की वैल्यू 0.6 आई है। तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 15/8। तो 15/8 कितना होता है ये, तो इसको तो 13.13 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर हम इस बैटरी से वोल्ट मीटर में रीडिंग निकालें तो उस केस में हो जाएगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। इस केस में V इक्वल टू ई प्लस आई आर, क्योंकि ये बैटरी चार्जिंग कंडीशन में होगी। सेकेंड वाली बैटरी ये 15 वोल्ट वाली डिस्चार्जिंग कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बल्ब B1 B2 B3 B4 of 100 watt each are connected to 200 volt mains as so in the figure. The reading in the ideal ammeter will be, तो एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी वो हमको फाइंड करना है। तो हमको ये पता है P इक्वल टू क्या होता है VI होता है, P इक्वल टू VI होता है। P की वैल्यू हमको ईच बल्ब के लिए कितना गिवन है 100 वाट गिवन है। V कितना आ रहा है 220 वोल्ट आ रहा है। तो करंट कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10/22 एम्पियर करंट हो जाएगा। ये किससे है, एक बल्ब में इतना करंट आएगा, एक बल्ब में 10/22। ऐसे ही कितने बल्ब में से आ रही है करंट, ये तीनों मिलकर एमीटर में रीडिंग देंगे, ये तीनों करंट मिलकर एमीटर में रीडिंग देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 10/22 इंटू 3 इक्वल टू 30/22 इक्वल टू 15/11 इक्वल टू हो जाएगा ये 1.35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेटवर्क शो बिलो द इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 को अगर हम 3 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, पैरेलल में है दोनों, तो कितना आ जाएगा ये 3 2 जा 6/5। तो कितना आ जाएगा ये 1.2 ओम आ जाएगा। सिमिलरली 6 और 4 को अगर हम
पैरेलल में जोड़ेंगे तो 24/10 आ जाएगा ये, तो 2.4 ओम ये आ जाएगा। तो दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, 3.6 ओम बन जाएगा ये। अब तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 प्लस 3/18, तो ये आ जाएगा 14/18। तो R इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9/7 आ जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किसके कारण आती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण भी आती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण भी आती है, नंबर ऑफ होल्स के कारण भी आती है। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा NE म्यू ई प्लस PE म्यू एच हो जाएगा। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, P नंबर ऑफ होल्स है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E प्रोटॉन का चार्ज या होल का चार्ज, और ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडक्टिविटी आती कैसे, अगर हम इसको देखना चाहें तो हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा E हमने देखा था। और J इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू होता है I/A होता है, J इक्वल टू I/A होता है, और I इक्वल टू होता है NEAVD होता है। I इक्वल टू होता है NEAVD होता है अपॉन A। तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NEVD इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा E, तो NEVD अपॉन E इक्वल टू सिग्मा आ गया। तो सिग्मा इक्वल टू क्या बन गया, NE म्यू बन गया। इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और जहाँ पे म्यू क्या है, मोबिलिटी है, म्यू मोबिलिटी है, और म्यू इक्वल टू कितना हो जाता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कितना हो जाएगा, ये VD अपॉन E हो जाएगा। VD यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए आगे देखते हैं। इन रेजिस्टेंस द कलर बैंड इन द रजिस्टर अंडर 10 ओम द थर्ड बैंड इज। तो जो कलर बैंड होता है, कलर बैंड में हम फर्स्ट बैंड को A, दूसरे बैंड को B, तो फर्स्ट डिजिट को A से डिनोट करेंगे हम, सेकंड डिजिट को B से डिनोट करेंगे, इनटू 10 की पावर C, और टॉलरेंस को प्लस माइनस D आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हमने 10 ओम से कम की वैल्यू को अगर इसमें डिनोट करना है, अगर हम 5 ओम को डिनोट करें, 5 ओम को डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, 550 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा ये। तो 50 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 के लिए क्या है, ग्रीन, दूसरा 0 के लिए ब्लैक आ जाएगा, और थर्ड बैंड क्या आ जाएगा इसका, 10 की पावर -1 गोल्ड आ जाएगा। ऐसे अगर हमको 0.1 ओम को 0.1 ओम की कलर कोडिंग देखनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। 10 के लिए 1 के लिए क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा,
0 के लिए ब्लैक आ जाएगा, और 10⁻⁻2 को हम किससे डिनोट करते हैं? सिल्वर से। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अंडर 10 ओम किस बैंड का यूज होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आइदर गोल्ड आइदर सिल्वर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ कार्बन रजिस्टर आर अवेलेबल इन रेजिस्टेंस वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक। अगला क्वेश्चन है अ 220 वोल्ट एंड 100 watt bulb is connected to 110 volt source, the power consumed by the bulb is, अगर हम 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पावर सप्लाई कर रहे हैं तो कितना पावर कंज्यूम होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस सेम रहेगा चाहे पावर सप्लाई कुछ भी हो, आर सेम रहेगा। तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है, या अगर हम I की जगह V/R रख दें तो V²/R भी होता है। तो हमको P की वैल्यू कितनी गिवन है? 100, V की वैल्यू 220/R। तो 0 से एक 0 कट जाएगा, दूसरे 0 से ये 0 कट जाएगा, तो R इक्वल टू हमारे पास अब 22 × 22 इतना आ गया। हमको इसमें क्या निकालना है? P निकालना है। P इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इक्वल टू V²। V कितना है? 110 × 110/R कितना आया? 22 × 22। तो कितना आ जाएगा? ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 × 5 25 वाट आ जाएगा। ये राइट आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 16 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हमने वायर को क्या किया है? L लेंथ की वायर थी, उसको मेल्ट करके हमने किस में चेंज कर दिया है? L/2 में चेंज कर दिया है। तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? R इक्वल टू ρL/A होता है। अब इसमें अगर हम वायर को मेल्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू ρL/A को हम L से अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, L से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ρL²/V। अब इसमें जो रजिस्टिविटी है और वॉल्यूम है, ये तो सेम रहता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये सेम रहेगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो L² पे डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? L² पे। अगर हम L को L/2 कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L²/4 हो जाएगा। L को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L²/4। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16/4 इक्वल टू 4 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन गन एमिट 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है? 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो करंट कितना बनेगा इसमें? करंट I इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। I इक्वल टू Q/T होता है। तो हमको Q इक्वल टू क्या होता है? N × E। Q इक्वल टू होता है N × E/T। T तो हमको एक सेकेंड दिया है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमको ये दिए हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻16 हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम
टी की वैल्यू हमको 1 गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट बट इट fall to 4 volt when a current of 2 ampere is drawn from it, the internal resistance। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। हमारे पास ई एम एफ कितना है 6 वोल्ट है, डाउन होके कितना हो जा रहा है 4 वोल्ट हो रहा है। कब डाउन कब हो रहा है यह, जब करंट कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटल और कंडक्टर शो अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, या नन ऑफ दीज। तो हमको ये फाइंड करना है कि रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम पर, टाउ पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करंट आई पता होना चाहिए। आई इक्वल टू क्या होता है, किसी कंडक्टर में करंट आई कितना होता है, एन ई ए वी डी होता है। यहाँ पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए, और वी डी की वैल्यू कितनी होती है, ई टाउ अपॉन एम होती है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम, और ई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वी अपॉन एल लिख सकते हैं। और वी अपॉन आई, अगर हम आई को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो वी अपॉन आई इक्वल टू बन जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ बन जाएगा। और वी अपॉन आई को ही हम आर बोलते हैं, वी अपॉन आई को ही आर बोलते हैं। और आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो के प्रोपोर्शनल है। तो जो रजिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग फिगर। तो आई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये अगर 7 एम्पियर और 2 एम्पियर किसी जंक्शन पे आ रही है तो 7 और 2 9 एम्पियर जंक्शन से जाएगी भी। अब 9 एम्पियर यहाँ पे आ रही है, 1.8 इस साइड को आ गई, एक डायरेक्शन में चली गई, तो 7.2 एम्पियर हमारी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर 1.6 एम्पियर इस डायरेक्शन में चली गई, तो 5.6 एम्पियर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, जो हमको फाइंड करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर 31.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ पोल स्ट्रेंथ 5 CGS यूनिट, it is then bent to form a semicircle, the magnetic moment of the magnet, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू होता है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू जितनी डिस्टेंस है 2l या 2r, जितनी डिस्टेंस है, अगर 2l डिस्टेंस है तो m इंटू 2l हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या दिया है, एक स्टील की वायर दी है 1.4 सेंटीमीटर की, जिसको हमने किस में चेंज कर दिया है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ m क्या है हमारा, पोल स्ट्रेंथ 5 CGS
स्मॉल एम की वैल्यू इतना गिवन है हमको। इज बैंड टू फॉर्म अ सेमी, इसको बैंड करके हमने सेमी सर्कल बना दिया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सेमी सर्कल बना दिया है तो इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी पहले हमको। ये हो जाएगा, इसके दो पोल ये हो जाएंगे हमारे, नॉर्थ और साउथ। तो क्या होता है, जो सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर। पेरीमीटर पाई आर हमको कितना गिवन है, 31.4 सेंटीमीटर गिवन है। पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14। आर इक्वल टू हो जाएगा 31.4। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो आर यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 2r कितना हो जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू m इंटू 2r हो जाएगा। m की वैल्यू 5 गिवन है और 2r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। तो कितना आ जाएगा, 100 CGS यूनिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।